साल 2025 मार्च का महीना था। मेरठ के एक इलाके शारदापुरी फेज 2 में लोग रोज की तरह ही अपना काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही थी। लोग पहले सोचते हैं कि ये बदबू किसी जानवर के मर जाने की वजह से या नाली से आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे ये बदबू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बर्दाश्त के बाहर होने लगती है। लोग अब परेशान होकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। फिर सब देखते हैं कि बदबू एक ही घर से आ रही थी, जो घर था B16, जहाँ सौरभ और मुस्कान रहा करते थे। अभी तो ये घर बंद पड़ा था, पर लोगों को शक होने लगा कि आखिर इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है, तो उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस आती है और घर का दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाने के बाद पुलिस को ऐसा कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन फिर उनकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है, जो कमरा बंद था। पुलिस उसका लॉक तोड़ती है और अंदर जाती है, और वहाँ उन्हें मिलता है एक नीला प्लास्टिक का ड्रम, जो कि बहुत ही भारी था। उसको 6 से 7 पुलिस वाले मिलकर भी उठा नहीं पा रहे थे। फिर जब उस नीले ड्रम को तोड़ा जाता है, तो सब डर के पीछे हट जाते हैं। सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ड्रम सीमेंट से भरा गया था और अंदर से एक हाथ निकलता है, जो हाथ किसी और का नहीं, सौरभ राजपूत का था। सौरभ राजपूत 29 साल का एक सीधा साधा इंसान, जो कि बहुत ही मेहनती था। वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, और वो कुछ दिनों के लिए जब घर आता है, उसी बीच उसकी मुलाकात मुस्कान से होती है। वो मुस्कान को पहली नज़र में देखते ही पसंद करने लगता है। उसे मुस्कान से प्यार हो जाता है। अब वो मुस्कान से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी वो मुस्कान से ही शादी करता है। मुस्कान एक ठीक-ठाक पढ़ी हुई लड़की, जिसे सौरभ पसंद करता है। दोनों परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। थोड़ी दिनों तक दोनों सौरभ के माता-पिता के घर में ही रहते हैं, लेकिन फिर मुस्कान बोलने लगती है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा फील नहीं होता, उसे अलग घर चाहिए। सौरभ उसकी ये बात भी मान लेता है, और थोड़े दिन बाद वो एक घर रेंट पे लेता है, जहाँ अब सौरभ और मुस्कान रहने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद इनको एक बच्ची भी होती है। सब ठीक चल रहा था। सौरभ अक्सर ही काम की वजह से बाहर रहा करता था, और थोड़े टाइम बाद वो मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ देता है और अमेरिका में ही एक बेकरी में काम करने लगता है। एक तरफ जहाँ मुस्कान अकेली रहा करती थी, इसी दौरान उसे एक दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का नोटिफिकेशन आता है। ये ग्रुप उसके स्कूल के दोस्तों ने बनाई थी, और यहीं से मुस्कान की बात साहिल से होना स्टार्ट होती है। साहिल, जो कि मुस्कान के साथ ही स्कूल में पढ़ता था। साहिल जब काफ़ी छोटी उम्र का था, तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। साहिल अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद करता था। उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए उसने सोचा कि ब्लैक मैजिक करते हैं। वो अब ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर देता है, ये सोच के कि क्या पता उसकी बात उसकी माँ से हो जाए। मुस्कान और साहिल की बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों साथ में घूमा करते थे, रहा करते थे, और यहाँ तक ड्रग्स भी लिया करते थे। थोड़े टाइम बाद मुस्कान को पता चलता है कि साहिल ब्लैक मैजिक के थ्रू अपनी माँ से बात करना चाहता है। वो इस बात का फ़ायदा उठाती है। वो एक स्नैपचैट आईडी बनाकर साहिल की माँ बनकर उससे बात करने लगती है, जहाँ साहिल भी ये मानने लगता है कि उसकी माँ ही उसे मैसेज कर रही है। वो साहिल से कहती है कि बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसी से शादी करना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन मुस्कान से शादी करने के लिए तुम्हें उसके पति की बलि देनी होगी। और साहिल अपनी माँ समझ के उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। साहिल अब सिर्फ मुस्कान से शादी करना चाहता है, कैसे भी। लेकिन इसी बीच सौरभ को पता चलता है मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में। सौरभ
मुस्कान की माँ को फ़ोन लगाता है और उनसे कहता है कि देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। जब मुस्कान की माँ उसे समझाने घर आती है तो मुस्कान दरवाज़ा ही नहीं खोलती है और उनसे बोलती है कि सौरभ ही सही इंसान नहीं है, वो उस पे बिना मतलब के शक करता है। मुस्कान की माँ बहुत टाइम तक खुलवाने की कोशिश करती है और जब मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोलती है तो वो वापस लौट आती है। सौरभ और मुस्कान में अब इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन सौरभ मुस्कान को छोड़ता नहीं है, अपनी बेटी के बारे में सोच के। सौरभ मुस्कान को माफ कर देता है और एक दूसरा मौका दे देता है। मुस्कान जानती थी कि सौरभ अपनी बेटी के बर्थडे पर घर आने वाला है और वो साहिल से कहती है कि यही सही मौका है सौरभ को मार देने का। सौरभ अपनी बेटी के बर्थडे पे घर आता है। वो बहुत ही खुश था। वो अपने पत्नी और बेटी के साथ डांस भी करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान उसकी ड्रिंक में जहर मिला देती है, लेकिन उस दिन सौरभ ड्रिंक नहीं करता, जिसकी वजह से मुस्कान का ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन मुस्कान यहाँ नहीं रुकती, वो दूसरा प्लान बनाती है। 3 मार्च को उसकी बेटी का पेपर खत्म हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी को ले जाकर अपनी माँ के घर छोड़ देती है, ये कहते हुए कि वो और सौरभ बाहर घूमने जा रहे हैं। उसकी माँ भी मान लेती है। उसके बाद वो घर आती है और सौरभ के खाने में ढेर सारी नींद की गोली डाल देती है। सौरभ, जो कि वो खाना अपनी माँ के घर से ही लाया था, वो बहुत खुशी से खाता है और थोड़ी ही टाइम बाद बेहोश हो जाता है। मुस्कान साहिल को घर में बुला लेती है। साहिल और मुस्कान अब सौरभ को मिलकर मारने वाले थे। साहिल मुस्कान से बोलता है कि तुम पहले मारो, तुम्हें बलि देनी है। सौरभ, जो कि बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था, मुस्कान उसे बहुत बार चाकू मारती है। फिर साहिल और मुस्कान मिलके सौरभ को जान से मार डालते हैं। दोनों उसका गला काट देते हैं, यहाँ तक उसका हाथ पैर सब कुछ काट डालते हैं। उसके पूरे 15 टुकड़े कर डालते हैं। साहिल सौरभ का सर अपने घर ले जाता है। सौरभ की मरी हुई बॉडी अभी भी उसी घर में थी और मुस्कान आराम से वहीं सो रही थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो, डर ही ना हो कि उसने क्या किया है। वो एक इंसान कहलाने लायक है ही नहीं। उसके बाद साहिल शायद सौरभ के सर से अपने घर में कुछ ब्लैक मैजिक करता है और वापस सौरभ के सर को मुस्कान के घर ले आता है। फिर दोनों अगले दिन सुबह जाते हैं, एक नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदते हैं और उसे घर ले आते हैं। उसमें वो ढेर सारा सीमेंट डालते हैं और सौरभ के बॉडी के 15 टुकड़े उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट लगाकर उसे बंद कर देते हैं। इतने के बाद भी न दोनों में कोई डर था न पछतावा। दोनों सौरभ के पैसों से ही शिमला घूमने निकल जाते हैं। मुस्कान सौरभ का फ़ोन अपने साथ ले जाती है और उस फ़ोन से वो सौरभ के परिवार वालों को मैसेज और रिप्लाई दिया करती थी। जब सौरभ की बहन चिंकी सौरभ से पूछती है कि तू अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं ले गया, तो मुस्कान रिप्लाई देती है सौरभ बन के कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है और उसकी बेटी बीमार पड़ जाती। फिर सौरभ की बहन चिंकी पूछती है कि तुम कब तक वापस आओगे। मुस्कान सौरभ बन के रिप्लाई देती है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी बेचारी चिंकी, मतलब सौरभ की बहन को ये पता ही नहीं था कि जिससे वो बात कर रही है वो उसका भाई है ही नहीं, बल्कि उसका भाई तो मर चुका है। यही नहीं, मुस्कान साहिल को सरप्राइज पार्टी भी देती है। दोनों सेलिब्रेट करते हैं। पूरे दिन ड्रग्स के नशे में रहा करते थे और सौरभ के ही पैसों पे अय्याशी कर रहे होते हैं। जब सौरभ का सारा पैसा मुस्कान खत्म कर देती है तो वो घर वापस लौट आती है। अब मुस्कान और साहिल घर लौट आए थे। मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उनसे रोते-रोते बात करती है। मुस्कान की माँ उससे पूछती हैं क्या हुआ बेटा, लेकिन मुस्कान कुछ खास बताती नहीं है। फिर मुस्कान की माँ बोलती हैं तुम घर आ जाओ। मुस्कान अपनी माँ के घर जाती है और उनसे रोते-रोते कहती है कि मेरा पति सौरभ अब मर चुका है। उसके ही माता-पिता ने उसे मार दिया है। सौरभ की माता-पिता भला उसे क्यों मारेंगे? मुस्कान की मम्मी ये बात पूछती हैं, तो मुस्कान कुछ खास जवाब नहीं देती। फिर
मुस्कान के माता-पिता मुस्कान से बोलते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पता नहीं क्यों, पर जब मुस्कान पुलिस स्टेशन जाती है डर के या किसी और वजह से, वो पुलिस वालों को सब सच बता देती है कि उसने ही सौरभ को मारा है। वो और साहिल मिलकर सौरभ को मार चुके हैं। पुलिस वालों को तो सौरभ की बॉडी पहले ही मिल चुकी थी। इस केस में पुलिस को जो भी पता चलता है वो उन्हें मुस्कान ही बताती है। मुस्कान और साहिल अब जेल में थे। ये थी सौरभ राजपूत के मौत की दर्दनाक कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा दे दे तो दोबारा उस पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।